नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर ये कि कई दिनों की गहमागहमी के बाद अब ये तय हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी ही फिर से उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी इस चुनाव में चुनाव हार गए थे और लगातार ये चर्चा हो रही थी उसके बाद से कि उत्तराखंड को क्या नया मुख्यमंत्री मिलेगा। उसके पहले भी उत्तराखंड में कई मुख्यमंत्री बदले हैं। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो युवा चेहरा हैं उत्तराखंड में। अब से कुछ देर पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है, जहां पे केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में ये फैसला लिया गया कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनेंगे। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी परिमल कुमार। परिमल, उत्तराखंड में चुनाव के दौरान आपने लगातार कवर किया इस इलेक्शन को, और पुष्कर सिंह धामी को लेकर इस वक्त जो फैसला आया है, आप उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए तो क्या आपको ये सरप्राइज लगता है? उनके हारने पे ये कहा जा रहा था और सबको ये अंदाजा था कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, लेकिन क्या फैक्टर्स रहे होंगे कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा ये पद मिला है? देखिए, यहाँ पर 10 मार्च की तारीख मुझे यहाँ पर याद करनी होगी, जिस दिन फैसले का दिन था, परिणाम आया था। उस वक्त वहीं पे मौजूद मैं था। प्रहलाद जोशी थे, कैलाश विजयवर्गीय थे और पुष्कर सिंह धामी, ये तीनों मीडिया को संबोधित करने आए थे। ये सवाल पूछा जरूर गया था उस दिन भी कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं तो उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा। प्रहलाद जोशी ने यह कहा था कि इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, काम को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उस स्थिति में फिलहाल नहीं है जहां पर हम ये कह पाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी तय करती है कि आगे की चीजें कैसे किस तरह से होंगी। तो सीधे तौर से नकारा नहीं गया था उस दिन भी नगमा। जब जिस दिन परिणाम का दिन था, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारने के बाद भी मायूस जरूर थे। मीडिया से सिर्फ एक बार शाम में मुखातिब हुए, बहुत लाजमी भी था क्योंकि चुनाव खुद हार गए थे, पार्टी जीत गई थी और पार्टी ने जीत तब दर्ज की थी जबकि उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि एक बार जो पार्टी 5 साल सत्ता में रहती है, दूसरी बार नहीं आती है। तो एक नया इतिहास बना था उस दिन। साथ में यह भी उत्तराखंड के लिए कहा जाता था जो सीएम रहता है अगर वो चुनाव लड़ता है तो चुनाव हार जाता है, जिसके तहत पुष्कर सिंह धामी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, खटीमा सीट जो थी, जहां से 2012 और 2017 में वो चुनाव जीते थे। एक वक्त में 2012 में 5000 की मार्जिन करीब थी वोट की, 2017 में वो 3000 की हुई और इस बार 6000 वोट से वो शिकस्त खाए। लेकिन अंतिम में पार्टी ने वो भरोसा दिखाया जो शुरुआती वक्त में जब चुनाव लड़े गए थे तो पुष्कर सिंह धामी का चेहरा पार्टी ने आगे किया था मुख्यमंत्री पद के तौर पर। और अब जब पार्टी में चिंतन मंथन का लंबा एक दौर चला है तब जाके उनके नाम पर सहमति बन गई है। ये भी कहा जाता है कि युवा चेहरा हैं और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो युवा वोटर को भी अपनी तरफ खींचने में एक सहायक भूमिका हो सकती है 2024 के चुनाव में। तो बाकी गुणागणित जो भी है, जो भी रणनीति रही हो पार्टी की, लेकिन पार्टी ने ये शुरुआती दौर में भी ये संकेत नहीं दिए थे कि पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल रेस से अलग हैं। लेकिन हाँ, अंतिम फैसला पार्टी को तय करनी थी, वो उस पर अंतिम मोहर लग गई है और पुष्कर सिंह धामी के नाम का चयन जो आखिरकार हो गया है। जी, शुक्रिया आपका परिमल। पुष्कर सिंह धामी के नाम से कभी भी इनकार नहीं किया गया था पूरी तरह से, जैसा परिमल बता रहे हैं। उस वक्त भी वो रेस में थे, हालांकि वो चुनाव हारे, लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर अपना भरोसा जताया है और ये कहा गया है कि उन्होंने काम अच्छा किया है। इसलिए पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसके बाद अब पहले आपको खबर दिखा दें पंजाब की। पंजाब में मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार में अब मंत्रियों को जो विभाग मिले हैं उसमें गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ही पास रखा है, जबकि हरपाल चीमा वित्त मंत्री बनेंगे। शिक्षा मंत्रालय मीत हायर के पास रहेगा और विजय सिंगला स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। तो ये है कुछ अहम मंत्रालय जो पंजाब में मंत्रियों को बांटे गए हैं। अहम ये है कि जो गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। और आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए 5 नाम तय कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आज इन नामों की घोषणा की है, जिसमें राघव चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी रहे वो इस चुनाव के दौरान, और डॉक्टर संदीप पाठक IIT प्रोफेसर हैं और कहा गया कि वो पंजाब में चुनाव में वो चाणक्य रहे नीति रणनीति बनाने में। हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर, उनका नाम भी भेजा गया है। अशोक मित्तल जो कि फाउंडर हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, और संजीव अरोड़ा उद्योगपति हैं। आज इन सभी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। डॉक्टर संदीप पाठक पंजाब में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के
चाणक्य माने जाते हैं। वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों के करीबी बताए जाते हैं। आईआईटी में फिजिक्स के जाने माने प्रोफेसर रहे डॉक्टर पाठक और पिछले 3 साल से पंजाब में वो थे और आम आदमी पार्टी के लिए बूथ लेवल का संगठन तैयार कर रहे थे। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं अशोक मित्तल, जिन्होंने अपना पर्चा भरा है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं मित्तल। तो ये जो चुनाव हुए थे उसमें कई जगह पर स्थिति अब साफ हो गई है, जैसे गोवा है, जैसे मणिपुर है, जैसे उत्तराखंड में भी अब साफ हो गई है बात, और अब पंजाब में तो खैर साफ था ही, लेकिन यूपी में भी असमंजस है कि मुख्यमंत्री का नाम तो तय है लेकिन बाकी के नाम पे बहुत सारे सवाल हैं। बीजेपी ने इस बार यहां 255 सीटें हासिल की थी और सहयोगी दलों के साथ मिलकर 273 विधायक इसके पास हैं। इस प्रचंड जीत के बाद सरकार की रूपरेखा को लेकर कई तरह की चर्चा है। ये भी कहा जा रहा है कि अब कई नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं रहे लेकिन सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। 24 मार्च को गवर्नर आनंदीबेन पटेल सबसे बड़े दल के नाते बीजेपी को सरकार बनाने बुलाएंगी। सरकार गठन के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में होंगे। उनके साथ होंगे सह पर्यवेक्षक और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास। इन सब के बीच हलचल इस बात को लेकर बनी हुई है कि यूपी का उप मुख्यमंत्री कौन होगा। इतनी बड़ी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर तो कोई सवाल नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के नाम पर सवाल ही सवाल है। योगी की पिछली सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री थे, ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य और ब्राह्मण चेहरा दिनेश शर्मा। तो मौर्य चुनाव हार गए, जिसके बाद यह असमंजस की स्थिति है और शर्मा ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। तो अब कई नामों पे चर्चा है। एक तो नाम स्वतंत्र देव सिंह का आ रहा है, जो फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। केशव प्रसाद मौर्य की वो जगह ले सकते हैं। मौर्य की ही तरह अहम ओबीसी चेहरा हैं स्वतंत्र देव सिंह। दूसरा नाम ब्रजेश पाठक का आ रहा है, दिनेश शर्मा की जगह ले सकते हैं। दिनेश शर्मा की तरह वो एक अहम ब्राह्मण चेहरा है, बीएसपी से आए थे बीजेपी में। तीसरा नाम जो है वो बेबी रानी मौर्य का है, बीजेपी में एससी वर्ग का ये अहम चेहरा है, उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो इस सवाल पर खुलकर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन नाम कई चल रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, उत्तर प्रदेश से मौजूद है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद जी। अब ये तो हो गया कि 24 तारीख को इसकी रूपरेखा साफ हो जाएगी, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल जो है वो उप मुख्यमंत्री पद पे हैं। तो समस्या क्या है इसमें अभी? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके के अटकलें चल रही हैं और इतना वक्त हो चुका है, उसके बावजूद भी कुछ फाइनलाइज नहीं हो रहा है, इससे लगता है कि कुछ खींचातानी है। और ये माना जाता है आमतौर पे कि योगी आदित्यनाथ में और केंद्रीय नेतृत्व में हमेशा से खींचातानी रही है। तो आज की डेट में तो लाजमी है कि वो बढ़ गई होगी, क्योंकि अब फैसला इसका होना है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे शायद वो आसानी से कॉम्प्रोमाइज ना करे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और उनमें कभी भी मधुर संबंध नहीं रहे और केशव मौर्य इत्तेफाक से हार भी गए। लेकिन जो अभी उत्तराखंड में हुआ है उसे देख के, उससे मद्देनजर रखते हुए लगता है कि केशव मौर्य भी उसी तरीके से शायद बरकरार रखे जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो आप कह रहे हैं कि चूंकि पुष्कर सिंह धामी को हार के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में रिपीट हो, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व चाह रही है कि केशव प्रसाद मौर्य रहें। बिल्कुल, क्योंकि वो एक उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैकवर्ड फेस है। स्वतंत्र देव सिंह की वो प्रोफाइल नहीं है जो केशव मौर्य की थी और है, और इस वजह से, और केशव मौर्य को किसी भी सूरत में ये चाहेंगे कहीं ना कहीं स्थापित करना, और बेस्ट वो खुद भी चाहते हैं, वो तो एस्पायर करते थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, और उन्हें बड़ा शौक लगा था जब उनकी जगह योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था 2017 में। तब से वो उनमें काफी ये जो है इस बात से उन्हें अंदर अंदर नाराजगी रही, और कभी कभी वो जाहिर भी कर देते थे। तो इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि पुष्कर धामी की वजह से ये बड़ा एविडेंट हो गया है कि एक रास्ता यहाँ पे भी निकाला जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य के लिए खुल रहा है। पर आपने जैसा कहा कि योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व में कुछ खींचतान होती रही, अब जब उनको दोबारा से इस तरह का बहुमत मिला है और जितनी सीटें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जीती, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का
एक तरह से कह सकते हैं कि जो उनका पलड़ा है वो थोड़ा भारी है, वो अपनी बात को और मजबूती से रख पाएंगे और उनकी जो पसंद है उसका ख्याल ज्यादा रखा जाएगा। देखिए, पलड़ा तो भारी ठीक है कि ये पहला इलेक्शन है जो उन्होंने उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, वरना 2017 में उनका कोई रोल नहीं था इस इलेक्शन में। और लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अभी भी आप देखते रहिए, जब से इलेक्शन खत्म हुआ है तो बराबर मुस्तकिल केंद्रीय नेतृत्व इस बात के, बड़े बड़े नेता इस बात पे एम्फसाइज करते रहे कि जीत मोदी की वजह से है। जी, नाम आता है, इनका भी ले लिया जाता है, लेकिन वो इस पे जोर देते हैं कि जीत जो हुई है इस बार भी वो नरेंद्र मोदी। और ये फैक्ट है कि उनका तो एक मोदी मैजिक तो चलता ही है और उसी वजह से इतना हुआ है, वरना जो हालात दिखते थे उनमें ऐसी सूरत हाल बनते हुए नहीं दिख रही थी। तो इसलिए ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुमकिन ये हो पाए कि केंद्रीय नेतृत्व की रजामंदी या उनको डिफाई कर सकें। जी। हालांकि पिछली बार एक बार कर चुके हैं जब अरविंद शर्मा के आने की बात थी। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है ये सारी चीजों को लेकर के अटकलें चल रही हैं। एक तो आपने बोला कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो दोबारा भी बन सकते हैं और बाकी नाम जो जिन पर चर्चा है उसमें बेबी रानी मौर्य भी हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये इन लोगों के नाम उत्तर प्रदेश में क्या चल रही है बातचीत? लॉजिकली ये देखा जा रहा है कि बेबी रानी मौर्य, क्योंकि उनको गवर्नरी से विड्रॉ करा के, रिजाइन करा करके इलेक्शन लड़वाया गया है, तो जाहिर है कि उनको अकोमोडेट और फिर वो जिस जाति से, दलित से कम्युनिटी से आती हैं, तो उनको अकोमोडेट करना पॉलिटिकली भी सेंस बनता है। जी। जबकि स्वतंत्र देव सिंह को शायद उतना, या ये करा जाएगा कि बेबी रानी मौर्य को स्पीकर बना सकते हैं, उससे नीचे का पद तो नहीं दे सकते, क्योंकि जो गवर्नर रहा उसको कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट में बना करके तो एक तरीका डिमोशन हो जाए। बिल्कुल जी। तो इसलिए लगता मुझे यही है। और ब्रजेश पाठक की बात में काफी दम है, क्योंकि दिनेश शर्मा के बारे में माना जाता था कि अच्छे आदमी, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन असर्टिव नहीं है। और जिस तरीके से ब्रजेश पाठक की प्रोफाइल ये है कि लोगों के साथ उनकी गुडविल बहुत है, लोगों के साथ लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, और ब्राह्मण कम्युनिटी में अच्छी पकड़ उनकी हो चुकी है इन 5 सालों में। जी। तो वो फैक्टर भी पूरा, तो 3 उप मुख्यमंत्री बनना तो लगता है ऑलमोस्ट तय है। ऐसा लगता है, क्योंकि जातीय समीकरण जिस तरह बैठा ले जाएंगे। 3 उप मुख्यमंत्री जी, 3 उप मुख्यमंत्री बनना भी आप कह रहे हैं कि एक संभावना है। तो पिछली बार 2 और इस दफा 3 की गुंजाइश है। 24 को ये उम्मीद है कि साफ हो जाएगा। और शरद जी, कहा जा रहा है कि इस बार कुछ और नए चेहरे, ऐसी चर्चा चल रही है, जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, जो शायद सदन में भी नहीं रहे हो लेकिन काम किया है उन्होंने बीजेपी के लिए। कुछ ऐसे नाम भी हैं। हाँ, इस तरीके की बात काफी चल रही है, लेकिन उन पे ज्यादा जोर, और कई लोग कोशिश में भी लगे रहते हैं। आपको तो मालूम ही है कि जब भी मंत्रिमंडल बनता है तो सब लोग अपनी पूरे सारे घोड़े खोल देते हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन यहाँ ये बड़ा स्पष्ट है कि मालूम है कि अल्टीमेटली तय करेगा दिल्ली कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। और इस बार कुछ ज्यादा इसका दिल्ली का रोल होने की उम्मीद है, क्योंकि 2024 का जो पार्लियामेंट चुनाव है वो नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा, और उसको मद्देनजर रखते हुए इस कैबिनेट का कॉन्स्टिट्यूशन शर्तिया उन लाइंस पे होगा जिससे कि उसका बेनिफिट भी 24 में मिल सके। जी, शुक्रिया आपका शरद जी। और इन दिलचस्प बात आपने कहा कि 3 उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इस दफा उत्तर प्रदेश में जो जाति समीकरण है वो इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। देखेंगे 24 को क्या होता है। धन्यवाद आपका। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में। ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में कौन कर रहा है स्कॉलरशिप का इंतजार। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप कई दिनों से रुकी हुई है। बजट की कमी के अलावा बड़ी फीस को वजह बताया जा रहा है, लेकिन इन वजहों को सुनने से छात्रों की परेशानी कम नहीं हो रही। कई जगहों पर छात्र अब प्रदर्शन करने लगे हैं। पिछड़े वर्ग का ज्यादा हितैषी कौन है, इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा होता रहा है। कई सत्र स्थगित हुए हैं। हंगामा सड़क पर भी है। विदिशा के इन छात्रों का आरोप है कि वो निजी कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। कलेक्टर दफ्तर में ये ज्ञापन देने जुटे थे। विगत 2 सालों से स्कॉलरशिप हमारी नहीं आई है। इसके उपलक्ष्य में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन में हमें ये कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2 वर्षों से हमारी जो है छात्रवृत्ति नहीं आई। किसी भी हमारी क्या सर, किसी भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजों की जो है हमारी छात्रवृत्ति नहीं आई है।
तो सर हम क्या है कि बिना जो स्कॉलरशिप नहीं आ रही उसके चक्कर में सर हम मजबूरन हमारी पढ़ाई रोकने को मजबूर हो रहे हैं। तो सर से मांगे हमारी छात्रवृत्ति डाली जाए और ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। धार के सुहेल फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, पिता नहीं है, अकेले घर चलाना है, स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है। वो कोई सुनता नहीं, सर के पास भी गया था मैं, वो बोला तुम खरगोन जाओ, ये वो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मध्य प्रदेश में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे ओबीसी वर्ग के 6 लाख छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप रुक गई है। सूत्रों के मुताबिक 2019-20 से लेकर अभी तक स्कॉलरशिप के 1600 करोड़ रुपए छात्रों को मिलने हैं। 2021-22 के 6 लाख, 2020-21 के 3 लाख और 2019-20 के 1.5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप का इंतजार है। अधिकारी कहते हैं फीस बढ़ने से बजट की दिक्कत हुई, विपक्ष अनदेखी का आरोप मढ़ रहा है। इस बजट में ही माननीय सप्लीमेंट्री माननीय मुख्यमंत्री ने रख दिया था, कोई भी विद्यार्थी नीट से हो या अन्य हो, ओबीसी वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, या जनरल सामान्य वर्ग का जिसको छात्रवृत्ति मिल रही सबको छात्रवृत्ति देनी जा रही है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा लूटमार का शासन चल रहा है जिसमें विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। लाखों विद्यार्थी हैं और कम से कम 1000 करोड़ रुपया का जो है पेंडेंसी है जो विद्यार्थियों को नहीं दिया जा रहा और 2,80,000 करोड़ रुपए का बजट पारित हो गया है 5 मिनट के अंदर। आप देखें जो बच्चियों को शादियों में अनुदान मिलता है वो भी लूट लिया जा रहा है, उसके भी कांड निकल रहे हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, इसके कांड निकल रहे हैं। इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए। सीएजी बार बार इस चीज़ की तरफ इंगित कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार कान में रुई डाल के बैठी हुई है। ओबीसी का राग अलापती है और ओबीसी बच्चे दर दर भटक रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। कई कॉलेजों की भी लेट लतीफी का खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने लिस्ट सरकार को भेजी ही नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का बड़ा हिस्सा केंद्र से आता है, लेकिन ओबीसी छात्रों के मामले में ये सिर्फ 50 करोड़ रुपए सालाना है। ऐसे में घटती आमदनी और बढ़ते कर्ज के मद्देनजर लगता है ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति सरकारी प्राथमिकता में नहीं है। धार से अमीन, विदिशा से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद ममता बनर्जी के भतीजे के साथ दिल्ली में एक बार फिर हुई है पूछताछ। कोलकाता और झारखंड में 5,500 करोड़ से ज्यादा के कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने पूछताछ की है। कई घंटे ये पूछताछ हुई है। 22 मार्च को उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी से भी पूछताछ होगी। उधर पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले की जांच कर रहे 3 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी सोमवार सुबह 11 बजे दिल्ली में ईडी मुख्यालय पहुंच गए। उन्हें कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के पहले उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन पर दबाव बनाने के लिए अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। So the central government or the BJP, despite all its might, blitz and vigor, they are failing to take on Trinamool Congress electorally and democratically. That is the reason they are taking on Trinamool by using the agencies. इससे पहले बीते साल सितंबर में ईडी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। अभिषेक की पत्नी रुचिरा बनर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए वो नहीं आई। अभिषेक ने इसी साल दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा कि उनसे पूछताछ कोलकाता में हो, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। दरअसल सीबीआई ने 27 नवंबर 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कई अफसरों अनूप माझी उर्फ लाला, सीआईएसएफ और रेलवे के अज्ञात अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप था कि इन लोगों की मिलीभगत से बंद पड़ी खदानों से बड़े पैमाने पर कोयला चोरी किया गया। इस मामले का मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला और अभिषेक बनर्जी का करीबी विनय मिश्रा है। विनय मिश्रा फरार है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। आरोप है कि इस घोटाले में रुचिरा की कुछ कंपनियों में भी लेन देन हुआ। इन कंपनियों से अभिषेक भी पहले जुड़े थे। ईडी इसी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। अब 22 मार्च को इसी मामले में अभिषेक की पत्नी रुचिरा बनर्जी से पूछताछ होनी है।
इस घोटाले को लेकर आरोप काफ़ी गंभीर हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी इसे पहले से ही राजनीतिक साजिश करार देते आए हैं। अब पूछताछ में और जांच में क्या कुछ सबूत मिल पाते हैं, ये देखना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत झा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। तो NCR से सटे नोएडा इलाके में सड़क पर देर रात 12 बजे तेज रफ्तार से दौड़ता एक 19 साल का लड़का, इसका एक वीडियो बनाया फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने। इस युवा की दौड़ का मकसद सेना में भर्ती होने की इच्छा और मां का इलाज है। जिस वक्त ये लड़का दौड़ लगा रहा था उस वक्त वहां पे फिल्म मेकर विनोद कापड़ी गुजर रहे थे। उन्होंने लड़के को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद वो इसके लिए राजी नहीं हुआ। दरअसल 19 साल का प्रदीप मैकडॉनल्ड कंपनी में अपनी नौकरी पूरी कर रोजाना दौड़ की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसका सपना सेना में भर्ती होने का है। प्रदीप मेहरा, और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। तो ये जो लड़का है 19 साल का, इसका नाम प्रदीप मेहरा है और प्रदीप मेहरा से बात की है अली अब्बास ने। दुनिया जिसको ढूंढ रही है, जिसको विनोद कापड़ी ने दिखाया कि एक वो बच्चा जो तकरीबन मैकडॉनल्ड से निकल के 10 किलोमीटर तक चलता है, वो आज हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं प्रदीप की इस वक्त आंखें एक तरीके से कहें बिल्कुल मायूसी सी नहीं है, खुशी की आंखें, लेकिन इस वक्त आंखों में नींद बनी। प्रदीप सो पाए नहीं सो पाए? नहीं सो पाए। क्या हुआ? कब से, मतलब कितने फोन आए, कितने कॉल्स आई? कोई गिनती भी नहीं है कि कितने कॉल आए करके, गिन भी नहीं सकता, भूल जाऊंगा कितने गिनने करके। अपना गुरु अब किसे मानते हो? विनोद कापड़ी जी को, जिन्होंने एक तरीके से किया। अगर तुम बनते हो आर्मी में, क्या मानोगे उनको? एक तरीके गुरु मानोगे अपना? क्या उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मतलब मैं जो हूँ अभी, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे दुनिया में देखा और मुझे बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया दुनिया में। हाँ। अब क्या ख्वाब है? माँ बाप का, सुनने में आपकी माता जी की भी तबीयत खराब थी, क्या हुआ है उन्हें? क्या लोगों ने कुछ आपको पेशकश की है कि यहाँ से जॉब हटो या आर्मी में आओ? कुछ ऐसे कुछ ऑप्शन दिया किसी ने? ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया। जिसने बोला कि मेहनत करो, सबने ये बोला था कि मेहनत करो, कामयाबी आपको मिल जाएगी। गाँव से कितने कॉल है? आपकी वीडियो एक आई थी, उसमें आप बता रहे थे गाँव से बहुत आए कि अरे यार तू तो बहुत हीरो बन गया, उसमें क्या कहना है आपका? ये नहीं, गांव से मतलब ये बोल रहा है कि लोग भाई तू मतलब जहाँ है तेजे देखकर हमको भी आज मोटिवेट हो रहे हैं। जितनी भर्ती की तैयारी हम कर रहे हैं उससे भी कई ज़्यादा आप तुम और करेंगे तुझे देख के। हाँ, अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, अब आपका अगला स्टेप क्या है? अब क्योंकि अब आप यहाँ जाओगे, आपसे ऑटोग्राफ्स भी लोग लेंगे। अब आपके अगर मैकडॉनल्ड्स में अब आप जॉब करोगे, हाँ यही करोगे आप अपनी, जब तक अब, और आर्मी की तैयारी भी आप यही करोगे, और अपने ये सब सपोर्टेड जो लोग हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहते हो? कि बस मेहनत करो, बस मेहनत करो। बिल्कुल। तो सुना आपने कि जो प्रदीप है उसकी आंखें। प्रदीप तुम्हारा कितने साल पहले यहाँ पे आए थे? लॉकडाउन में भी यहीं पे थे क्या? नहीं, हाँ लॉकडाउन में था, मैं एक बार आया था बीच में। हाँ, तो मतलब मम्मी वो थे यहीं पे। हाँ, तो लॉकडाउन के बाद मम्मी को भेज दिया था वहाँ पे? हाँ, मम्मी को मतलब फिर घर लेके चले गए थे यहाँ पे उस वक्त में, क्योंकि सब बंद थे, हमने सुनने में आया था। और उस वक्त यहाँ नहीं करता था मैं काम। अच्छा, कहाँ करते थे पहले काम? काम नहीं करता था मैं, मतलब यहीं पर रहता था, भाई करता था फोनिक्स कंपनी में था। अच्छा अच्छा। तो अब देश के लिए क्या करना है? देश के लिए सीमा पे जाना है। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही। नमस्कार।